नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एंजल्स की इतिहास की क्लास में। और हम बात कर रहे थे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज, और उसमें हमने अभी तक बात करी पोर्टुगीज के बारे में, डच के बारे में, और अब हम बात करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये सभी थी। पोर्टुगीज ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, डच ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, और ब्रिटिशर्स ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। केवल जो पहला शब्द था वो बदला था, और ये थी, इन्होंने बनाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, मैं खुशी की बात आपको बता दूं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो बड़े हम्बल तरीके से यह व्यापार करने आई और हम पे 200 साल तक राज किया, आजकल इसके मालिक, इसके ओनर एक भारतीय है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हमें धोखा देकर हम पे राज किया था, आज एक भारतीय उस पे राज कर रहा है। एक इतिहास के अध्यापक के नाते ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और उम्मीद है आपको भी अच्छी लगती होगी। तो 1599 में कंपनी फॉर्म होती है, और ठीक एक साल बाद ऑन 31 दिसंबर 1600 a group of merchants who had incorporated themselves into the East India Company were given monopoly privileges on all trade with the East Indies, that is West Indies, and they called us East Indies, right? So the company's ships first arrived, I'll take you to the map, at the port of Surat in 1608. After some years, Sir Thomas Roe reached the court of Mughal Emperor Jahangir as the emissary of King James I in 1615. 1615 was the time when Thomas Roe reached the court of मुगल एम्परर जहांगीर, और उसने वहां से गेन किए सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का एक अधिकार। तो ये पहला रास्ता था जो अंग्रेजों ने चुना, और उन्होंने जहांगीर से राइट्स ले लिए सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने के। अब देखिए, अंग्रेज ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से चले हैं। उन्होंने वहां किंग से भी राइट ले लिए, पूरे ईस्ट इंडीज के व्यापार के अधिकार अकेली कंपनी को मिल गए, और यहां भी जहांगीर से उन्होंने राइट्स ले लिए। तो इस तरह से ये लोग ज्यादा चालाक और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे दूसरों की अपेक्षा। ये आप देखेंगे, मैं आपको फिर से मैप पर लिए चलता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने डेवलप किया बेसिकली अपना पूरा डेवलपमेंट 3 प्रेसिडेंसीज टाउन्स के आसपास, एंड दोज टाउन्स वर कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, चेन्नई। In 1717, the company achieved its hitherto most notable success when it received a फरमान। फरमान समझते हो आप लोग? एक रॉयल डिक्टेट, बादशाह का साइन किया हुआ, सम्राट का साइन किया हुआ एक डिक्टेट, जिसपे ये लिखा हुआ था कि वो बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। यही तो वो बात थी जिससे बंगाल के नवाब को बहुत चिढ़ हुई थी, लेकिन बादशाह ने तो फरमान जारी कर दिया था। अब कंपनी ने बादशाह को जो कुछ दिया, लेकिन अब उसको कोई टैक्स नहीं देना था। और कुछ दिनों बाद उन्होंने बंगाल में, मैं फिर से आपको लिए चलता हूं, सॉरी पहले मद्रास चलते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज बना दिया, और फिर बंगाल में भी उन्होंने फैक्ट्री लगा दी।
हुगली रिवर के किनारे पर। याद कीजिए 1757 की वो प्लासी का युद्ध, उस समय तक भी वो उनके पैर केवल दो ही जगह जमे हुए थे बस, सूरत और मद्रास। अगर यहां भी भारतीय उनका साथ ना देते तो उनके पैर उखड़ सकते थे, लेकिन यहां भी अंग्रेजों का साथ दिया गया भारतीयों ने। हम प्लासी का युद्ध फिर भी पढ़ेंगे, पिछले साल भी हमने बात करी थी। तो इस तरह से अब उन्होंने हुगली नदी के किनारे अपनी फैक्ट्रियां पक्की जमा ली 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। और मैं आपको फिर से एक बार मैप पे दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने 1647 तक 23 फैक्ट्रीज, जिनमें मेन थी सूरत, अहमदाबाद, आगरा और ऑफ कोर्स कलकत्ता एंड मद्रास, उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली 23 फैक्ट्रीज। और इसी वजह से 200 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया, बिकॉज ऑफ देयर क्लेवरनेस, बिकॉज ऑफ देयर अलायंसेस। और हम बात करेंगे आगे चल के, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। आप मेरे साथ जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉच दिस वीडियो ट्वाइस, answer my questions. I'll again come up with a new video about the French. Thanks for joining.